जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ये आप लोगों के सम्मुख एक कुंडली दिख रही है। इन जातक के कुछ सामान्य प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लिया जाएगा। सबसे पहले आइए इस कुंडली को हम लोग समझते हैं। ये 11 नंबर की कुंडली लग्न में आपको दिख रही है, यानी ये कुंडली हो गई कुंभ लग्न की। लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अस्य केंद्रे स्थिति बृहस्पति किम कुर्वन्ति अनेकाग्रह। लग्न में देवगुरु बृहस्पति दिग्बल होते हैं। बृहस्पति इस लग्न की कुंडली के लिए लाभेश व धनेश है। एकादशेश और द्वितीयश। लाभेश का लग्न में जाना, इस भाव से हम इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन के बारे में विचार करते हैं। और दूसरा भाव धन भाव है, उस भाव के स्वामी का लग्न में जाना जातक के जीवन में निरंतर लाभ की स्थिति और धन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। देवगुरु बृहस्पति इन दोनों भावों के कारक हैं। पंचम के कारक हैं, नवम के कारक हैं, दसम के कारक हैं। इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पर कहीं से भी किसी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये बृहस्पति पूर्ण रूपेण शुभ स्थिति में है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं खुद के नक्षत्र में 26 डिग्री के अंतर्गत। लग्नेश शनि दसम भाव में बैठे हैं 23 डिग्री में, भाग्येश और सुखेश शुक्र के साथ। इस कुंडली में शनि लग्नेश है, शुक्र भाग्येश व सुखेश होकर दसम भाव में बैठा है। नवम भाव से धर्म का विचार करते हैं तो धर्म स्थान का स्वामी कर्म के घर में गया है। नंबर 1 धर्म कर्माधिपति राजयोग। दसम भाव में कोई दो ग्रह हो तो बनता है मशहूर योग, तो इनकी कुंडली में मशहूर योग भी बन रहा है। लग्न से दसम स्थान में किसी भी शुभ ग्रह का होना अमल कीर्ति योग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दसम भाव में शुक्र हैं, एक शुभ ग्रह हैं, तो अमल कीर्ति योग का निर्माण हुआ। और त्रिकोण के स्वामी शुक्र हैं, केंद्र के भाव में गए हैं, एक केंद्र का भी स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग। 4 राजयोग तो ऑलरेडी केवल दसम भाव में ही बने हुए हैं। लग्न में जो गुरु हैं वो पंचम भावस्थ चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी है, बैठा है 3 नंबर में, यानी मिथुन राशि में। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी जन्म राशि हो गई मिथुन। अभी इन पर वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा इनको 2003 से शुरू हुई है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, तो इनको रहेगी 2022 के मई तक। शनि की महादशा में लास्ट फेज चल रहा है देवगुरु बृहस्पति का अंतर्दशा। मिथुन राशि होने की वजह से अभी वर्तमान समय में इनको जनवरी 2023 तक चलेगी शनि की ढैया, पर वो ढैया भी इनको किसी भी प्रकार का ज़्यादा मानसिक चिंता, परेशान, नुकसान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि शनि लग्नेश है, शुभ स्थिति में बैठा है दसम भाव में। दसम भाव का कारक होता है शनि। शनि कुंडली में शुभ है, किसी भी प्रकार से निगेटिव नहीं है, तो इनके लिए ढैया कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। उसके बाद में आइए अन्य ग्रहों को देखें तो राहु मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं, जहां पर मंगल दशमेश व तृतीयेश है। कर्म का स्वामी होकर धन के घर में गया है, तो व्यक्ति कर्म करेगा तो धन की प्राप्ति होगा, बिल्कुल अच्छा योग है। राहु मंगल की युति से यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। केतु कुंडली के अष्टम स्थान में है इनका 22 डिग्री का, और ये बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा पंचम हाउस से है। केतु का संबंध जब भी अष्टम भाव से बनता है तो व्यक्ति को अकस्मात धन प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति लॉटरी सट्टे, शेयर मार्केट अच्छा खासा लाभ प्राप्त करता है। सूर्य को देखें तो सूर्य इनकी कुंडली में सप्तमेश होकर एकादश भाव में बैठे हैं 29 डिग्री का। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये निर्बल हैं, ये निर्बल नहीं है। यहाँ पर सूर्य और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो इनकी कुंडली में वर्गोत्तम हैं। वर्गोत्तम कहने का तात्पर्य है सूर्य लग्न कुंडली में भी धनु राशि में है और नवांश कुंडली में भी धनु राशि में ही है, तो ये सूर्य हो गए वर्गोत्तम। बुध को देखें तो बुध यहाँ पर जरूर 0 डिग्री का दिख रहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बुध मकर राशि में बैठा है। मकर राशि एक सम राशि है, सम राशि में कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री तक बैठा हो तो ऐसा ग्रह मृत अवस्था हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बुध भी वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम ग्रह अपना संपूर्ण फल प्रदान करता है। बाकी हम इन ग्रहों का षडबल अष्टक वर्ग से भी विचार करते हैं। आइए एक बार हम षडबल में देखें ग्रहों का। षडबल में सबसे बलवान इनकी कुंडली में शनि है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। शनि 23 डिग्री के साथ बैठे हैं कुंडली में, और D9 चार्ट नवांश कुंडली में शनि अपनी साधारण राशि मकर राशि में ही विराजमान है।
दूसरे नंबर पर षडबल में बलवान है चंद्रमा, तीसरे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ नंबर पर शुक्र, पांचवें नंबर पर मंगल, छठे नंबर पर बुध और सबसे निर्बल षडबल में कोई ग्रह बनता है तो वो बनता है सूर्य। सूर्य चूंकि निर्बल यहां पर दिख रहा है लेकिन ये निर्बल नहीं है, आगे इसको मैं क्लियर करता हूं। ये तो हमने षडबल की तरह से जान लिया। अब आइए हम जानते हैं अष्टक वर्ग के अनुसार। अष्टक वर्ग में सूर्य को मिला है 6 बिंदु। अष्टक वर्ग में किसी भी ग्रह को 4 या 4 से अधिक बिंदु मिल जाए तो वो ग्रह बलवान होता है। यहाँ पर देखिए अष्टक वर्ग में 6 बिंदु मिला सूर्य को। चूंकि सूर्य षडबल में कमजोर होने के बावजूद भी ये अष्टक वर्ग में बलवान है और ये वर्गोत्तम है, तो ये सूर्य निर्बली नहीं माना जाएगा, बलवान ही माना जाएगा। चंद्रमा को अष्टक वर्ग में 2 बिंदु मिले हैं, जो कि अष्टक वर्ग के अनुसार चंद्रमा निर्बल है क्योंकि 4 से कम बिंदु मिले हैं। मंगल को भी अष्टक वर्ग में 2 ही बिंदु मिले हैं, तो यहाँ पर भी अष्टक वर्ग के अनुसार मंगल निर्बल है। बुध को अष्टक वर्ग में 5 बिंदु मिले हैं, तो यहाँ पर बुध अष्टक वर्ग के अनुसार बलवान हुआ। षडबल में भी बलवान है, वर्गोत्तम है, तो ये बलवान है ही। तो बुध यहाँ पर हम प्रथम दृष्टिकोण में बुध को देखें कि 0 डिग्री का है, यह कह देना कि बुध निर्बल है उचित नहीं है। ग्रहों के अन्य बल भी होते हैं, उन सभी को समझना होता है। देवगुरु बृहस्पति को अष्टक वर्ग में 5 बिंदु मिले हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति बलवान है। षडबल में तीसरे नंबर पर हैं, अष्टक वर्ग में 5 बिंदु मिला है, लग्न में दिग्बली होकर बैठे हैं, किसी पापी ग्रह की दृष्टि या प्रभाव में नहीं है। शुक्र को भी अष्टक वर्ग में 5 ही बिंदु मिले हैं और शनि को अष्टक वर्ग में 3 बिंदु मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शनि कमजोर हुआ। शनि D9 चार्ट में नवांश कुंडली में मकर राशि अपनी राशि का है, षडबल में सबसे बलवान है। अष्टक वर्ग में थोड़े 3 बिंदु हैं, 1 बिंदु इनको कम मिल रहे हैं, किंतु फिर भी यहाँ पर शनि बलवान होंगे। तो ये हमने ग्रहों के बल को समझा और कुंडली को समझा। आइए हम लोग एक बार सर्वाष्टक वर्ग पर दृष्टिपात कर लेते हैं। ये इनका सर्वाष्टक वर्ग है। लग्न में इनको 22 बिंदु मिले हैं, जो कि 28 से 6 कम है। दूसरे भाव में 27 बिंदु मिले हैं, ठीक ठाक है। तीसरे भाव में 29 बिंदु, चतुर्थ में 25, पंचम में 28, छठे में 30, सप्तम में 23, अष्टम में 34, नवम में 26, दसम और एकादश में 33 बिंदु, द्वादश भाव में 27 बिंदु। हमने इनकी ग्रह स्थिति को अच्छे प्रकार से समझ ली। अब आइए देखते हैं इनके प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न है इनका व्यापार को लेकर के कि इनका आने वाला समय में व्यापार कैसा रहेगा। तो आइए कुंडली में देखते हैं कि बिजनेस भाव का स्वामी सूर्य है, एकादश में बैठा है, वर्गोत्तम होकर अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु लेकर बलवान है। तो सूर्य सप्तमेश होकर एकादश में गया है, बिजनेस के भाव में एक अच्छी स्थिति में है। किसी भी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि में सूर्य नहीं है। बिजनेस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। किसी भी प्रश्न का अगर आपको विचार करना है तो मुख्य रूप से 3 चीजों को पकड़िए, भाव, स्वामी और कारक। तो भाव हो गया सप्तम, तो भाव सुप्रभाव में है। इस भाव का स्वामी सूर्य एकादश में है, इस पर कहीं से भी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। एक चंद्रमा की दृष्टि है तो वो भी इसका मित्र है और सूर्य वर्गोत्तम है। अष्टक वर्ग में 6 बिंदु मिले हैं तो ये बलवान है। बिजनेस भाव का स्वामी प्राप्ति के भाव से संपर्क बना रहा है तो अच्छा संकेत है। अब आइए आते हैं व्यापार के कारक बुध पर। तो बुध चूंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है द्वादश भाव में, लेकिन बुध चलित कुंडली में एकादश भाव में आ गया है, तो बुध का संबंध भी एकादश भाव से हो रहा है और आने वाली महादशा इनको 2022 मई के बाद बुध की ही आएगी। तो बुध की महादशा इनके लिए सर्वोत्तम रहेगी। कारण सर्वप्रथम कि बुध हर प्रकार से बलवान है, वर्गोत्तम है, बलवान हुआ। इसके पास षडबल और अष्टक वर्ग में अच्छे खासे बिंदु मिले हैं। अब केपी के अनुसार देखें तो बुध एकादश में आया, बुध बैठा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कहाँ पर है? सूर्य एकादश में ही है, तो एकादश का डबल सिग्निफिकेटर हो गया, 11 का सिग्निफिकेटर डबल हो गया। सूर्य कहाँ का लॉर्ड है? तो सूर्य सप्तम का लॉर्ड है, तो 7 का सिग्निफिकेटर बुध हो गया। बुध कहाँ कहाँ का स्वामी है? तो पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। तो बुध यहाँ पर 11 7 5 8 सप्तम भाव का सिग्निफाई करते हुए, पंचम भाव का सिग्निफाई करते हुए 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। बुध इस लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव, छठे भाव और एकादश भाव का उपनक्षत्रपति है, तो हर प्रकार से बुध इनके लिए शुभ फलदायी है। दूसरा प्रश्न है इनका धन को लेकर के। देखिए धन के लिए दूसरे भाव पर आ जाएं तो धन के कारक और इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं।
वो देखिए लग्न में बलवान है, तो इनको कभी भी आने वाले समय में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आजीवन कम प्रयास में ही इनको अधिकांश सफलता मिल जाएगी और धन के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। इनके पास अक्षय लक्ष्मी का योग बना हुआ है। किसी की भी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति हो, ये अखंड लक्ष्मी योग का प्राप्ति कराता है। क्यों प्राप्ति कराता है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी शनि होता है और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है। लाभ का स्वामी शनि, धन का स्वामी शुक्र होता है काल पुरुष की कुंडली में। वो दोनों इस लग्न की कुंडली के लिए दसम भाव में बैठे हैं। शनि लग्नेश है, शुक्र भाग्येश व सुखेश है। तो जीवन में भाग्य से हर प्रकार की इनको सुख सुविधा मिल जाएगी, हर प्रकार के धन की स्थिति इनके पास रहेगी। यहाँ पर एक तरह से देखें तो कुछ चेंजेज हो रहे हैं। शनि बैठा मंगल की राशि में, मंगल बैठा बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति बैठा शनि की राशि में। तो ये सुंदर योग है, दोनों अच्छे भाव से कनेक्ट हो रहे हैं। सूर्य एकादश भाव में बैठा है तो व्यक्ति को आजीवन धन देता रहता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अत्यंत विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है इनके जीवन में शत्रु की स्थिति क्या रहेगी। अगर हम सर्वाष्टक वर्ग को देखें तो छठे भाव को 30 बिंदु मिले हैं। निस्संदेह ये शत्रुओं की संख्या को बढ़ाता है, किंतु लग्न कुंडली पर हम दृष्टिपात करते हैं तो छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है, पंचम में बैठा है। इस चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि और सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। चूंकि छठे भाव के स्वामी पर छठे के कारक मंगल की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए शत्रुओं की संख्या इनके जीवन में कम रहेगी। नंबर दूसरा कि सूर्य यदि कुंडली के एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु तो बन ही जाते हैं, लेकिन सूर्य यदि कुंडली के एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के चाहे कितने ही शत्रु क्यों ना हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के वो लोग खुद अपने आप शांत हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शत्रु व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न इनका संतान को लेकर है। तो देखिए संतान भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में गया है, लेकिन केपी चार्ट में एकादश भाव में आ गया है, तो संतान का स्वामी एकादश से संपर्क बनाया। संतान भाव पर मंगल सूर्य बृहस्पति की दृष्टि है, संतान भाव पर चंद्रमा बैठा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि शुभ फलदायी है। आइए अगला प्रश्न है माता पिता को लेकर के। माता स्थान का स्वामी देखिए शुक्र है, दसम स्थान में बैठा है और माता का कारक चंद्रमा है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना। माता के भाव पर केतु की नौवीं दृष्टि, शनि और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। माता भाव का स्वामी खुद अपने ही भाव को देखता है तो उस भाव की वृद्धि करेगा। शनि देख रहा है और केतु भी देख रहा है, तो थोड़ी सी नसों से संबंधित खिंचाव की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या दे सकता है, बस उससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। पिता का विचार करें तो आ जाइए दसम भाव को। दसम भाव का स्वामी मंगल है, अपने से छठे भाव में गया है, राहु के साथ में अंगारक योग में है। दसम भाव में सूर्य शनि बैठे हैं, अच्छे हैं। पिता का कारक शुक्र बलवान है, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है। इनका सबसे आखिरी और अंतिम प्रश्न है, जीवन के अंत काल तक सफलता बनी रहेगी। नेचुरली देखिए बुध की दशा चलेगी तो बुध हर प्रकार से शुभ फलदायी है। केपी सिग्निफिकेटर आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुध की महादशा के बाद जब केतु की महादशा आएगी तो केतु अष्टम भाव में बैठा है, तो 8 का सिग्निफिकेटर हो गया। केतु बैठा चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा पंचम भाव में है तो 5 का सिग्निफिकेटर हुआ, और चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है तो केतु छठे भाव का भी सिग्निफिकेटर बन गया। केतु 10वें भाव और 12वें भाव का उपनक्षत्रपति है, तो थोड़े से ये कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशान कर सकता है, पर उसके लिए भी ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केतु मंगल के समान फल करता है और मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए शुभ फलदायी है। केतु के बाद इनको शुक्र की महादशा लगेगी, वो भी अच्छा है। शुक्र के बाद सूर्य, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।